नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस खास प्रस्तुति के जरिए हम कोशिश करते हैं हेडलाइंस के पीछे की वो हेडलाइंस यानी कि खबर के पीछे की हर उस खबर से आपको कराएं बाखबर, ताकि भले ही खबर एक कॉलम में हो लेकिन आपसे छूटे नहीं। भले ही हेडलाइंस कुछ और हो, खबर के अंदर कुछ और हो, वो आपसे छूटे नहीं। क्योंकि चाय की चुस्कियों के साथ हो सकता है आप भूल जाएं कि खबर से आपको बाखबर रहना चाहिए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए आज सबसे पहले आपको बताते हैं मोदी ने कुंभ की तैयारी जांची है। क्रूज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैर करते नजर आए हैं। बोले हैं एकता का महायज्ञ है महाकुंभ। दैनिक जागरण, अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीएम नरेंद्र मोदी महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी संगम नगरी को 5,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करते नजर आए। महाकुंभ को लेकर राज्य सरकार की ओर से कई परियोजनाओं को पूरा कराया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के बाद जनसभा को भी संबोधित किया है। तो देखिए, मेरी सहयोगी मोनिका ने आपको ये खबर दिखाई और उसी के साथ मेरे पास भी एक न्यूज़पेपर है जिस पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इस खबर को पब्लिश किया गया है। तब तक मोनिका आपको बताएंगी कि इस खबर के अंदर खबर क्या है। मोनिका, तो अलग अलग अखबारों में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। दैनिक जागरण मेरे हाथ में है जिसमें फर्स्ट पेज पे जाहिर है इसको प्रथम खबर बनाया गया है। इंपॉर्टेंस दी गई है एकता का महायज्ञ है महाकुंभ, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ की सकुशल संपन्नता के लिए कुंभाशय भी किया है। 5 प्रमुख कॉरिडोर समेत 5500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। तस्वीर बाकायदा छापी गई है। प्रयागराज में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान के साथ त्रिवेणी घाट पर कलश स्थापित कर कुंभाभिषेक किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद रही है। तो देखिए, तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी के मद्देनजर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रदाता, तीर्थों के राजा प्रयागराज से प्रधानमंत्री मोदी ने समरसता और समता का संदेश दिया है। और अगर हम देखें, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ एकता का महायज्ञ है। गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम तट पर 13 जनवरी से आरंभ होने वाले महाकुंभ की सकुशल संपन्नता के लिए उन्होंने शुक्रवार को जिस तरह से पूजा अर्चन किया, हम सभी ने देखा। त्रिवेणी घाट पर कलश स्थापित कर कुंभाभिषेक किया है, विश्व कल्याण की कामना की है, पावन भूमि को प्रणाम किया है, साधु संतों को भी नमन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और संगम नोट पर जनसभा स्थल पर महाकुंभ के दृष्टिगत 5500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इसमें अक्षयवट, सरस्वती कूप, भारद्वाज आश्रम, बड़े हनुमान मंदिर और श्रृंगेरपुर धाम कॉरिडोर जो है ये प्रमुख है। बिल्कुल, देखिए मोनिका ने आपको तमाम जानकारी दी है। श्रृंगेरपुर धाम का यहाँ पर जिक्र भी उन्होंने कर दिया है। लेकिन एक बात का जिक्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और साथ में बाबा तुलसी की रामायण यानी कि रामचरितमानस में भी इस बात का जिक्र किया गया है, वो चौपाई में आपके साथ साझा कर देती हूँ। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आवै सब कोई। मतलब कि मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, सूर्य का प्रवेश जब मकर राशि में हो जाता है, तब सभी तीर्थ, सभी ऋषि मुनि, सभी के सभी प्रयाग के घाट पर इकट्ठा होते हैं। यानी कि प्रयाग को तीर्थ राज की भूमिका मिलती है। वो प्रयाग की धरती जहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का आयोजन आप समझ लीजिए 144 सालों में होता है। 12 सालों की डिस्टेंस में महाकुंभ का आयोजन होता है, कुंभ का आयोजन होता है, पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। और जो महाकुंभ होता है वो प्रयागराज में ही आयोजित होता है और हर 144 सालों के बाद ये संयोग बनता है। और इस बार के लिए कहा जा रहा है कि जैसा कि रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, उसी चौपाई के अंतर्गत इस बार का जो मुहूर्त है वो पड़ रहा है। तो उसी का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान अपने संबोधन में भी किया है। और साथ में उन्होंने कहा कि यहां आकर श्रद्धालु भेदभाव की आहुति देते हैं। देखिए, टेंट सिटी अब आधुनिक समय के हिसाब से टेंट सिटी का डेवलपमेंट होने लग गया है। अलग अलग क्षेत्रों में टेंट सिटी बसाई भी जा रही है, जिसका 4000 एकड़ जिसकी भूमि अब कर दी गई है। लेकिन खास बात क्या है, कल्पवास से संबंधित अलग अलग प्रथाएं प्रयागराज से हमेशा से रही हैं। कल्पवास 1 महीने के लिए इंसान करता है, कुछ 7 दिन के लिए करते हैं, कुछ 11 दिन के लिए करते हैं। कल्पवास की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होती है। गंगा के घाट पर इंसान जाता है, वहीं रहता है, वहीं दान पुण्य करता है, वहीं स्नान ध्यान करता है
और संतों की सेवा करता है। जो श्रद्धालु पहुंच रहे होते हैं जिस भाव के साथ में, उनकी सेवा करता है। उसमें ये नहीं देखता कि ये ऊंची जात का होगा, ये नीची जात का होगा, या धर्मी होगा, ये धर्मी होगा, ये पापी होगा, इसने पुण्य किया होगा। जो भी पहुंचता है उसको भंडारा चखाया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, उससे दीक्षा ली जाती है, उससे ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है। यहाँ आकर श्रद्धालु भेदभाव की आहुति देते हैं। प्रयागराज वो धरती है जहां पर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों सुलभ हो जाते हैं, चारों के चारों सद जाते हैं। इसीलिए इस धरती को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। बिल्कुल। और देखिए, इसके साथ साथ श्रृंगवेरपुर की भूमिका के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने निषाद राज की महिमा का बखान करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। श्रृंगवेरपुर, जहां निषाद राज ने प्रभु श्री राम के पैर धोकर नाव से नदी पार कराई थी। ये भगवान और भक्त की मित्रता का संदेश है। भगवान भी अपने भक्त की मदद ले सकते हैं, उसका संदेश भी यही मिलता है। यह स्थल आने वाली पीढ़ियों को समरसता और समानता का संदेश देता रहेगा। कुंभ जैसे भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने में स्वच्छता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो अगर हम तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं, प्रयागराज जिस तरह से वहां पर डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं और लगातार सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। इस बीच देखिए, जाहिर है कि क्लीनलीनेस भी अपनी अलग जगह है। तो ऐसे में प्रयागराज शहर के सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा दूत, गंगा प्रहरी, गंगा मित्रों की नियुक्ति की गई है। इस बार कुंभ में 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मी स्वच्छता की जिम्मेदारी को संभालेंगे। 2019 कुंभ में स्वच्छता की बड़ी प्रशंसा हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि इसलिए मैंने स्वच्छता कर्मियों के पैर धुलकर कृतज्ञता जाहिर भी की थी। इसके अलावा ये भी बता दें कि टेक्नोलॉजी के मामले में इस बार का जो महाकुंभ है वो बहुत ज्यादा आगे रहने वाला है। जाहिर है, पहली बार महाकुंभ के आयोजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट बॉय का इस्तेमाल हो रहा है। ये 11 भारतीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम है। डेटा टेक्नोलॉजी के संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। तो महाकुंभ में तो आप सभी जानते हैं कि सिर्फ देश के नहीं बल्कि बाहर से भी लोग पहुंचते हैं, विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और संगम नगरी में डुबकी लगाते हैं, महाकुंभ के दौरान पहुंचते हैं। अलग अलग तरह से हमने इसकी मान्यताएं देखी है। पूजा ने भी आपको तमाम बातें से जुड़ी हुई बताई और अखबार के जरिए हम भी कोशिश लगातार कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर से आपका तारुफ करा देते हैं। महाकुंभ 2025 का जिक्र हम लगातार कर ही रहे हैं। नए कीर्तिमान स्थापित होंगे, ये योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है। दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, तमाम अखबारों में इस खबर को जो है इंपॉर्टेंस दी गई है अलग अलग जगह। ठीक 1 महीने बाद विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तथा सनातन के महापर्व महाकुंभ 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे में शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज आगमन द्वारा उनके द्वारा 5500 करोड़ की 167 परियोजनाओं के लोकार्पण के प्रति आभार जताया और प्रयागराज प्रदेश और महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु की ओर आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन की भी तारीफ की और उनके नेतृत्व में हुए प्रयास और सनातन धर्मावलंबियों के हितों की रक्षा के साथ कुंभ को लेकर स्थापित किए गए उच्च प्रतिमानों की पूर्ति को लेकर भी आभार जताया। तो देखिए, मेरे हाथ में ये न्यूज़पेपर आप देख पाएंगे। इस न्यूज़पेपर को मैं कहूँगी कि जूम इन से जूम आउट करते जाएं कैमरा पर्सन, और देखिए ये पूरा पेज महाकुंभ को डेडिकेट किया गया है। पूरा पेज बहुत ही कलरफुल, बहुत ही बेहतरीन, और इसमें अलग अलग पक्षों को प्रदर्शित किया गया है कि किस तरीके से, क्योंकि जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं है बल्कि ये वो समागम है। देखिए, गंगा के तट पर 4000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में सर्व सुविधाओं से युक्त एक ऐसा शहर बसा देना जिसकी आबादी कई देशों से ज्यादा हो, वो अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय ही होगा। यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप आरती करते हुए देख पाएंगे। तीर्थराज प्रयाग वो स्थान जिसके प्रभाव के बिना पुराण भी नहीं होते हैं पूरे, ये मोदी कह रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए, इस स्थान पर यहाँ पर आप योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री का बॉन्ड देख पाएंगे, किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और यहाँ पर आधुनिकता का भी जिक्र किया गया है कि सपनों का प्रयाग इस बार तैयार हो रहा है। मेरी सहयोगी मोनिका भी आपको ये खबर दिखा रही है, तब तक मैं बहुत फौरी तौर पर कुछ इसके हाईलाइट पॉइंट्स आपको बताती हूँ
प्रधानमंत्री ने वेद की ऋचाओं और तुलसी की चौपाइयों से महाकुंभ की महिमा का बखान किया है। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ का सपना हो साकार, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन महाकुंभ से ठीक एक महीने पहले त्रिवेणी घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ काफी भावुक नजर आए। और उनके भावुक होने का रीजन ये है कि देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को हम सभी जानते हैं, संत स्वभाव के हैं और धार्मिक आयोजनों को लेकर के वो काफी ज्यादा अलर्ट रहते हैं। और जब बात महाकुंभ की हो, बात उत्तर प्रदेश की छवि को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने की हो, तो फिर कहना ही क्या। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज में आगमन मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान के साथ ही महाकुंभ के दृष्टिकोण से बेहद खास है। नया इतिहास रचा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, महाकुंभ की परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन के बाद अक्षय वट मार्ग स्थित सभा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ को सफल बनाने में दिन रात जुटे सफाई कर्मचारी, श्रमिक और कर्मचारियों का अभिनंदन करते हुए 45 दिनों तक चलने वाले महायज्ञ में नया नगर बसाने के महाअभियान के जरिए नया इतिहास रचा जा रहा है, इस बात का जिक्र किया है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर भी छापी गई है बाकायदा और बहुत विस्तार से बताया गया है महाकुंभ के बारे में। और देखिए, एक तस्वीर यहाँ पर जागरण में छपी है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई भी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां गंगा की प्रतिमा भेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ में उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। और इस दौरान देखिए, प्रधानमंत्री की प्रेरणा से कुंभ का सफल आयोजन हुआ। योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए मिल रहे मार्गदर्शन के लिए हम सभी बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार 2019 के कुंभ में प्रधानमंत्री की प्रेरणा, मार्गदर्शन और आदेश पर सैकड़ों सालों के बाद श्रद्धालु को अक्षय वट के दर्शन हुए थे। इस बार उनके मार्गदर्शन में अक्षय वट कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। बड़े हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा हर साल आती है, उनके मंदिर के कॉरिडोर का लोकार्पण भी होने जा रहा है। तो तमाम बातों का जिक्र किया गया है। बिल्कुल मोनिका, तमाम बातों का जिक्र किया गया है। एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर जो मेरे हाथ में न्यूज़पेपर है, इसमें ये हेडलाइन बहुत दिलचस्प है, बेहद खास है। 11 भाषाओं में हर सवाल का जवाब आपको महाकुंभ का सहायक ऐप देने वाला है। और इस ऐप का नाम यहाँ पे बहुत ही छोटे से फॉन्ट में मेंशन है। इसका नाम चैटबॉट है। और इस एप्लीकेशन का लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के दौरान किया है। ठीक यहाँ पर अमर उजाला के पेज नंबर 7 पर आप जब ये खबर पढ़ रहे होंगे तो ये कॉलम आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आप अगर देश के किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय, किसी भी भाषा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हो और महाकुंभ के बारे में आपको विस्तार से विस्तृत जानकारी, कार्यक्रमों की प्रस्तुति से लेकर के महाकुंभ के महात्म्य तक कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो चैटबॉट लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज के समय में हर एक के मोबाइल पर यूजर फ्रेंडली ऐप है और इसमें आपको किस किस भाषा में जानकारी मिलेगी। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, कन्नड़, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, ये तमाम भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हुए संविधान पर चर्चा में चले आरोपों के बाड़ों का जिक्र है। सरकार ने संविधान का सुरक्षा कवच तोड़ा, ये संघ का विधान नहीं, ये बोलती नजर आई प्रियंका गांधी। तो वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान निर्माण को हाईजैक करने की कांग्रेस ने कोशिश की है। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। हालांकि दैनिक जागरण, एनबीटी समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इस खबर को छापा गया। लोकसभा में कल भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा शुरू हुई, तो ये चर्चा पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक पहुंच गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है, बपौती नहीं है, लेकिन इसके निर्माण कार्य को एक पार्टी विशेष ने हाईजैक करने की कोशिश की। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही इन्होंने रखे देखा है। सदन में पहली बार भाषण दे रही कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने भी जवाब दिया और कहा, वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, या सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की होगी। बिल्कुल, तो देखिए अमर उजाला मेरे हाथ में और इसमें जिस तरह से हेडलाइन दी हुई है, संविधान निर्माण को हाईजैक करने की कांग्रेस ने कोशिश की है। राजनाथ सिंह ने कहा है, उन्होंने कहा हम तो माथे से लगाते हैं, ये जेब में रखते हैं। और राजनाथ ने यह भी कहा कि हमेशा ये धारणा बनाने की, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि संविधान एक पार्टी विशेष की देन है।
संविधान निर्माण में कई विभूतियों की भूमिका को नकार दिया गया है, ये उन्होंने कहा। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने पीढ़ियों से संविधान को जेब में रखने का काम किया है। यही वजह है कि हम जहां संविधान को माथे से लगाते हैं, ये जेब में लेके चलते हैं। यही सीखा इन्होंने। रक्षा मंत्री ने कहा कि संविधान स्वतंत्रता संग्राम के हवन कुंड से निकला अमृत है। ये स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित हमारा स्वाभिमान है। हमारी सरकार संविधान में निहित धर्म और न्याय की भावना के अनुरूप काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास संविधान की ही भावना है। इसके मूल चरित्र में कोई बदलाव नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकारों में संविधान में 62 संशोधन किए गए। ये सभी गलत नीतियों की रक्षा के लिए किए गए। देखिए, बहस के दौरान सबकी निगाहें जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर टिकी थी, जो वायनाड से चुनाव जीतने के बाद पहली बार लोकसभा पहुंची हैं और कांग्रेस की ओर से उन्होंने बहस की शुरुआत की। सदन में किसी बहस में अपने भाषण में प्रियंका ने कहा, संविधान देश का सुरक्षा कवच है। यह न्याय, एकता, अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। लेकिन बीते 10 साल में सत्ता पक्ष ने सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश की है। लोकसभा में जैसे नतीजे आए, अगर वैसे नहीं आए होते तो सरकार संविधान बदलने का काम शुरू कर चुकी होती। इसके अलावा देखिए, अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। इनकी हत्या कराई जा रही है। इनके पूजा स्थलों पर कब्जे करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए, मैंने भी आपको ये न्यूज़पेपर दिखाया और मोनिका ने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से लोकसभा के अंदर दोनों ही पार्टी के बीच में जो प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उन दोनों के बीच जवानी ज़िरह देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बने इस संविधान को लेकर के नेहरू और संघ के संविधान में डिवाइड करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों ने सीखा संविधान जेब में रखना, हम माथे पर लगाते हैं, ये राजनाथ सिंह कहते नजर आए। जैसा कि आपको मोनिका ने बताया, कुछ जो की पॉइंट शायद छूट गए हों या आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पीढ़ियों से संविधान को जेब में रखने की बात राजनाथ सिंह ने कहा और उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया गया कि संविधान एक पार्टी विशेष की देन है। बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझ करके नकार दिया गया। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद हैं, अपना पहला अभिभाषण सदन के अंदर पेश कर रही थी और इस दौरान उन्होंने चेयर को एड्रेस किया और मणिपुर की घटना का जिक्र किया, संभल की घटना का जिक्र किया। वहां पर उन्होंने आगरा में जब एक सफाई कर्मचारी, जो कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था, उससे मुलाकात करी, उस वाकये का जिक्र किया और इस दौरान उन्होंने हाथरस की लड़की का जिक्र किया, जो कि लगातार संविधान के समक्ष न्याय की आस और उम्मीद लिए लड़ती रही। उन्होंने कहा, ये संघ का विधान नहीं है, देश का संविधान है और देश की जनता ने इस बात को सिद्ध किया है कि संविधान की ताकत के साथ वो किसी को भी सत्ता में ला सकते हैं और किसी को भी सत्ता विहीन कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ जाते हैं और चूंकि हम जिक्र संसद का कर रहे हैं, तो कल राज्यसभा में खड़गे और सभापति के बीच खींचतान हुई। सभापति बोले, किसान का बेटा हूं, देश के लिए मर जाऊंगा, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। दैनिक जागरण में, अमर उजाला में, तमाम अखबारों में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। संसद का इतिहास गरिमामय है। राज्यसभा के सभापति का स्थान ऊंचे ओहदे का और सम्मानित है। दशकों बाद पहली बार सदन में अलग नजारा दिखाई दिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो किसान के बेटे हैं और बहुत बर्दाश्त कर लिया, आप नहीं झुकेंगे। जवाब में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को मजदूर किसान का बेटा बताया और सभापति को खरी खोटी सुना दी। इससे पूरे सदन ने सुना, देश ने भी। वहीं सभापति और नेता विपक्ष के बीच हुई तकरार ने संसदीय कार्यवाही में नया अध्याय जोड़ दिया है। इस पर बीजेपी के राधा मोहन अग्रवाल ने चर्चा की शुरुआत की। राज्यसभा के वरिष्ठ आधिकारिक सूत्र का भी कहना है कि 28 साल की सेवा में उन्होंने ऐसा समय नहीं देखा। देखिए, हेडलाइन आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे, जिसमें धनखड़ ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और झुकूंगा नहीं। राज्यसभा में किसान का बेटा बना मजदूर का बेटा। तो ये स्थिति कल हो गई थी और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप देख रहे थे। इससे पहले आपको याद भी होगा, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और कहा था कि सभापति जो है पूरी तरह से बाइज्ड हैं, वो विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो देखिए, किसान का बेटा हूं, देश के लिए मर जाऊंगा, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप 2 तस्वीरें देख पाएंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और इनके सामने जगदीप धनखड़। कल मल्लिकार्जुन खड़गे इतने ज़्यादा हाइपर हो गए बोलते बोलते, जब अपनी बात वो रख रहे थे तो इस दौरान उन्होंने बात ही बात में कहा कि भाई, सामने विपक्ष को एड्रेस करते हुए कहा कि चुप रहिए। जब वो शोर मचाने लगे तो कहा चुप रहिए
और चुप रहिए कहते कहते उन्होंने बोला कि आधे से ज्यादा इसमें कांग्रेसी हैं। और चेयर की तरफ इशारा करते हुए जगदीप धनखड़ जी को भी उन्होंने कहा कि सर, हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि सर आप भी तो कांग्रेसी हैं। तो यहाँ पर जगदीप धनखड़ को काफी ज्यादा ऐतराज हुआ, काफी ज्यादा तनातनी देखने को मिली। एक बार मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से विपक्ष के आरोपों पर भड़कते हुए नजर आए धनखड़। कहा सभापति के खिलाफ अभियान चला रहा है विपक्ष, ये जगदीप धनखड़ ने कल कोड किया है। लोकसभा में भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ बैठकर संविधान पर चर्चा शुरू कर दी है, लेकिन राज्यसभा में तलवारें अभी भी खिंची हुई हैं। शुक्रवार को तल्खी उस समय और ज्यादा बढ़ गई जब सत्ता पक्ष ने सभापति के खिलाफ विपक्ष की आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी को लेकर विशेष अधिकार हनन का नोटिस दे दिया। यानी कि राज्यसभा के अंदर कुछ भी बहुत अच्छा नहीं रहा। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करने की नौबत भी आ गई और पूरा मामला किसान का बेटा वर्सेस मजदूर का बेटा, कांग्रेसी वर्सेस बीजेपी, इस पर आकर के खत्म हुआ। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का होगा। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महुआ के जस्टिस सलोया की मौत का मुद्दा उठाने पर लोकसभा में हंगामा हुआ। रिजिजू ने चेतावनी भी दी है। अमर उजाला में इस खबर का जिक्र है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से न्यायाधीश बीएच लोया की मौत का जिक्र अपने समय से बहुत पहले किए जाने से कल लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन पर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से सुलझाए गए मामले को उठाने का आरोप लगाया और उचित संसदीय कार्रवाई की चेतावनी दी। भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर आयोजित बहस में भाग लेते हुए महुआ मोइत्रा ने बीएच लोया की मौत पर एक संक्षिप्त लेकिन विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने आलोचनात्मक आवाजों को चुप कराने के लिए संस्थाओं और विपक्षी नेताओं को कथित रूप से निशाना बनाने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमला किया। इस मामले पर हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्थगित हुई। वहीं इस मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन पर उचित संसदीय कार्रवाई की चेतावनी दी। तो स्क्रीन पर भी आप एक हेडलाइन देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से संसद में हंगामा एक और वजह से मचा। महुआ के जस्टिस लोया की मौत का मुद्दा उठाने पर लोकसभा में हंगामा मचा, जिसके बाद किरण रिजिजू ने उन्हें चेतावनी दी है और कहा है कि उन पर उचित कार्रवाई हो सकती है, संसदीय कार्रवाई हो सकती है। हंगामा इस तरह से बढ़ा कि कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो पिछले जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, आप देख रहे हैं लगातार हंगामा जो है वो सदन में मचा हुआ है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। मसले जो है कई सारे अलग अलग मसलों पर, लेकिन दोनों ही आक्रामक रूप अख्तियार किए हुए हैं। तो देखिए, महुआ के जस्टिस लोया के मौत का मुद्दा उठाने पर लोकसभा में हंगामा। रिजिजू ने चेतावनी भी इस दौरान दी है। यहाँ पर इस पेपर की कटिंग भी आप देख रहे थे अभी अपने टीवी स्क्रीन पर, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर में खबर छपी है जिसमें महुआ मोइत्रा और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, दोनों की ही तस्वीर यहाँ पर छपी हुई है। एक बार मैं बहुत जल्दी से फौरी तौर पर आपको बताती हूँ क्या कुछ खबर है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने जस्टिस बीएच लोया की मृत्यु का उल्लेख अपने समय से बहुत पहले कहकर किया, जिसको लेकर शुक्रवार को लोकसभा में हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन पर सुप्रीम कोर्ट से सुलझाए गए मामले को उठाने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दे डाली है। संविधान पर बहस में महुआ ने लोया की मौत पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर आलोचनात्मक आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। सदन की कार्यवाही इस मामले पर हंगामे के कारण 2 बार स्थगित भी करनी पड़ी। स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा से 2 उनके दावों की पुष्टि करने को भी कहा। उन्होंने विपक्ष को आश्वासन दिया कि वो रिजिजू की धमकी भरी भाषा के लिए उनकी आपत्तियों पर गौर करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जज की मौत का मामला सुलझ चुका है। तृणमूल सांसद की टिप्पणी बहुत गंभीर थी। उन्होंने कहा, किसी भी तरह के संबंध या हस्तक्षेप का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो बहुत गलत मिसाल कायम कर रही हैं। फिलहाल
ये जो मामला है जस्टिस लोया की मौत का, आपको याद होगा सोहराबुद्दीन केस में जस्टिस लोया का की मौत का पूरा मामला है, गुजरात से संबंधित केस था, जिसके बाद बीजेपी को लगातार कटघरे में खड़ा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस पूरे मामले को सुलझा दिया, पूरा जस्टिस भी सामने आ गया था। तो अब इसी को लेकर के किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जब मामले में आदेश आ चुका है, मामला सुलझ चुका है, तो उसको दोबारा से उलझाने का काम महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद क्यों कर रही हैं? सदन के अंदर किसी एक पार्टी विशेष की गरिमा के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही हैं? ये बहुत सारे सवाल थे, जिस पर ओम बिरला ने कहा कि अगर आप जो बोल रही हैं वो प्रमाण के साथ बोल रही हैं, आप साक्ष्य पटल पर रख रही हैं, तब तो ठीक है, मैं उनको देखूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो कार्रवाई आपके खिलाफ भी होनी चाहिए और आपको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। चलिए खबरों के सफर पर आगे बढ़ते हैं। पंजाब के किसानों का आज दिल्ली कूच की तैयारी है। मरजीवड़ों का जत्था यानी कि शहीदी जत्था आज दिल्ली का रुख करने वाला है। उन्होंने 14 तारीख का समय दिया था। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पिछले 10 महीनों से धरने पर बैठे किसान आज तीसरी बार दिल्ली कूच का प्रयास करेंगे। इस महीने किसानों ने 2 बार बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों ही बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया था। आज होने वाले दिल्ली कूच की जानकारी खुद किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने दी है। पंढेर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना हो जाएगा। हालांकि अंबाला के एसपी का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को बिना परमिशन के आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मोनिका आपको ये खबर दिखा भी रही है। देखिए, दैनिक जागरण मेरे हाथ में है और इसमें जिक्र है पंजाब के किसानों का आज फिर दिल्ली कूच है। खनौरी बॉर्डर पर 18 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की हालत नाजुक है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को देशव्यापी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून सबसे बड़ी मांग है। सभी राज्यों के किसानों को एकजुट होना होगा, तभी जाकर दबाव बनाया जा सकेगा। इस बीच ये भी बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों की दिल्ली कूच करने की तैयारी है। हरियाणा प्रशासन ने मजबूत कर लिया सुरक्षा घेरा। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने घोषणा की कि 14 दिसंबर को 101 मर्जीवड़े किसानों का जत्था दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच करेगा। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर ने कहा कि हमें पता है शनिवार को भी हमें दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा। जाहिर है निहत्थे किसानों पर फिर से गोले दागे जाएंगे, परंतु इनकी साजिश बेनकाब हो रही है। अंबाला के डीसी ने संगरूर डीसी को डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिट्ठी लिखी और इसमें भी साजिश लग रही है। उन्होंने कहा, पंढेर ने कहा कि सरकार हम पर डिजिटल इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। हमारे इंटरनेट मीडिया अकाउंट को बंद किया जा रहा है। उधर हरियाणा प्रशासन ने शंभू बॉर्डर पर हरियाणा प्रशासन ने ऊंचे एंगल लगवाकर उसके साथ लोहे की चादरें लगवा दी हैं ताकि कोई आंदोलनकारी से पार ना कर सके और किसानों को रोकने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। शुक्रवार को टीन की बैरिकेडिंग पर ऊंचे लोहे के एंगल्स के ऊपर लोहे की चादरें लगाकर सुरक्षा घेरे को मजबूत किया गया। जाहिर है किसानों को रोकने की कोशिश है और किसान भी अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। सबसे बड़ी मांग एमएसपी की गारंटी बता रही है और किसान ये भी जानते हैं कि जब तक सब एकजुट नहीं होंगे तब तक उनकी मांगों को उनके हिसाब से जो है नहीं माना जाएगा। बहरहाल आज दिल्ली कूच की तैयारी है, देखना होगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या संघर्ष होता है, क्योंकि प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है कि दिल्ली तो नहीं कूच करने दिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए हरियाणा के मंत्री ने कल एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर हरियाणा के पंजाब के और देश के तमाम जब किसान आंदोलन के लिए दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए थे, चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, इन तमाम बॉर्डर्स पर जब बैठे हुए थे तो उन्होंने आरोप लगाया कि इन बॉर्डर्स के आसपास के जो 700 माफ़ कीजिएगा जितने भी गांव हैं वहां से करीबन 700 लड़कियां गायब हुई हैं। इस दौरान पंढेर ने साफ तौर पर कहा, पीसी करते हुए कहा कि 700 लड़कियां अगर गायब हुई होती तो उनकी कहीं रिपोर्ट होती। आप हवा में ऐसे किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि किसान हिंसात्मक हो जाए, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ देखिए डल्लेवाल जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज 19वां दिन हो गया है, जब ये खबर पेपर पर छपी तो 18वां दिन था। और उसके अलावा पूरा मुद्दा इस तरीके से आगे बढ़ा, 14 तारीख की चेतावनी, क्योंकि उससे पहले किसानों ने कहा था कि वो दिल्ली कूच करेंगे या तो फिर उनसे बातचीत हो जाए, उनकी मांगों को मान लिया जाए।
मांग मानने के लिए या बातचीत के लिए सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा या कोई प्रतिनिधि सामने नहीं आया। सरकार का कहना है 11 लोगों को आगे बढ़ाइए, आप बातचीत करिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि किसानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई है। शंभू सीमा खाली कराने के लिए किसानों को मनाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। बिल्कुल, एमएसपी समेत अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले काफी समय से हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर आंदोलन करे किसानों पर किसी भी तरह का बल प्रयोग न किया जाए। तो किसानों पर किसी भी तरीके का बल प्रयोग ना किया जाए, ये शीर्ष कोर्ट ने कहा है। विरोध का गांधीवादी तरीका अपनाए किसान, ये भी कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि किसानों को गांधीवादी तरीके से विरोध करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से भी कहा है कि वो धरना दे रहे किसानों को मनाकर शंभू बॉर्डर खाली कराएं। साथ ही 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की खराब होती सेहत पर चिंता जताते हुए केंद्र और पंजाब सरकार को उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ को बताया गया कि हरियाणा और पंजाब की सीमा पर दोनों तरफ हिंसक आंदोलन की समस्या खड़ी हो रही है। पीठ ने कहा कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शंभू और खनौरी सीमा पर धरना दे रहे किसानों को हिंसक होकर यातायात बाधित नहीं करना चाहिए। उन्हें शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहिए, विरोध का गांधीवादी तरीका अपनाना चाहिए क्योंकि उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जा रहा है। पीठ ने कहा पंजाब और केंद्र सरकार को डल्लेवाल के अनशन को खत्म कराने के लिए उनको मनाना ही होगा। बिल्कुल, गांधीवादी तरीका अपनाए किसान, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और समिति से कहा है कि किसानों को राजमार्ग से हटने या प्रदर्शन निलंबित करने के लिए समझाया जाए, बुझाया जाए। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने अनशन करे किसान नेता डल्लेवाल की सेहत पर भी चिंता जाहिर की है। तो देखिए, ये कहा गया है कि उनकी शिकायतों पर विचार किया जा रहा है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है क्योंकि किसानों की शिकायतों पर विचार किया जा रहा है, इसलिए उन्हें अब शांत तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं अल्लू अर्जुन की। पुष्पा 2 फिल्म रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की और अभी देखिए जमानत मिल गई है, ये राहत की खबर है। जेल से निकल नहीं पाए अल्लू अर्जुन। दैनिक जागरण, अमर उजाला में, भारत टाइम्स में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। देखिए हर अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो देखिए, थिएटर भगदड़ मामले में शुक्रवार रात जेल में बिताने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन आज सुबह जेल से बाहर आ गए हैं। इस मामले में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा जख्मी हो गया था। सूत्रों के मुताबिक कल मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद पुष्पा 2 स्टार जेल परिसर से पिछले गेट से बाहर निकले। एक्टर को शुक्रवार को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और बाद में निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। बाद में उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट ने 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत यानी कि इंटरिम बेल दी। अब कहा जा रहा है कि जब तक एक्टर को एक दिन पहले जमानत मिल गई थी तो उन्हें रात जेल में क्यों बितानी पड़ी। इसको लेकर अल्लू अर्जुन के वकील ने ऐतराज भी जाहिर किया है। देखिए तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अल्लू अर्जुन की। जी बिल्कुल, और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 रिलीज हुई है। बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहा फिल्म का सभी जानते हैं। और एकाएक देखिए बड़ी बात ये इसमें रही है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म का प्रीमियर था और बिना बताए अल्लू अर्जुन वहां पर पहुंच गए। ऐसे में लोग एकाएक उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए, भीड़ ज़्यादा जुटने लगी और भगदड़ की स्थिति हो गई। एक महिला की इसमें जान गई है, इसीलिए अल्लू अर्जुन पर जो है गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो जो एक्साइटमेंट स्टार को देखने के लिए होती है वो सब कुछ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए कहा गया कि अल्लू अर्जुन अगर शायद पहले से पुलिस को इत्तला कर देते तो उस तरह से तैयारियां जो हैं वो हो जाती। पुष्पा 2 के प्रीमियर में भगदड़ का मामला, हैदराबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। और ये भी देखिए बता दें कि तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई लेकिन रिहाई नहीं हो सकी है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी रिहाई रात में नहीं हो पाएगी। जमानत आदेश की प्रतियां जेल अधिकारियों को नहीं मिली हैं। अल्लू अर्जुन को शुक्रवार दोपहर 12 बजे उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 4 बजे उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि प्रीमियर शो की भगदड़ में मरने वाली महिला के पति का कहना है कि वो अपना केस वापस लेने को तैयार है। थिएटर में आने को लेकर अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है। अल्लू ने पहले ही 35 वर्षीय मृतका रेवती के परिवार को मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। इस बीच मेगास्टार चिरंजीवी शाम को भतीजे अल्लू के घर पहुंचे। अभिनेता वरुण धवन, फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने भी अल्लू का समर्थन किया है, कहा है कि उनकी गलती नहीं है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा कि महिला की मौत के आरोप से बचने को तेलंगाना सरकार पब्लिसिटी स्टंट में लगा रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता बंदी संजय कुमार और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि हाई प्रोफाइल इवेंट में सुरक्षा नहीं दे पाना कांग्रेस सरकार की गलती है। इसमें अभिनेता की कोई गलती नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए था कि प्रीमियर अगर वहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर वो तमाम सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं तो सब कुछ इंश्योर होना चाहिए कि किसी भी तरह से भगदड़ की स्थिति ना हो, सुरक्षा की जो है चाक चौबंद रहे। बिल्कुल। और मोनिका, खास बात ये भी थी कि देखिए थिएटर के जो ओनर हैं और एडमिन हैं, उन्होंने भी एक लेटर जारी करते हुए, बाकायदे वो लेटर कल न्यूज़ इंडिया ने बारको पर भी दिखाया था और हम वैसे भी उसको प्रेजेंट कर रहे थे कि किस तरीके से उसमें अल्लू अर्जुन का नाम, रश्मिका मांधाना और पूरी यूनिट का नाम मेंशन है, साथ में थिएटर का नाम मेंशन है, थिएटर में शोज की टाइमिंग में मेंशन है कि इस टाइम पर पूरी स्टार कास्ट आ सकती है और वहां पर सिर्फ देखिए अल्लू अर्जुन पहुंचे। लेकिन उस लेटर के अंदर मेंशन है कि अल्लू अर्जुन, साथ में रश्मिका मांधाना और उनकी प्रोडक्शन की भी पूरी टीम आ सकती है, अदर स्टार्स भी आ सकते हैं। सोचिए अगर वो पूरा लश्कर आ जाता तो फिर क्या होता। एडमिन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पूरा लेटर जो है वो पुलिस कमिश्नर को एड्रेस करते हुए लिखा गया था। अब यहाँ पर थिएटर एडमिन का कहना है कि जब हमने लेटर जारी कर दिया तो फिर वहाँ पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस की प्रबंधन नहीं है, सुरक्षा के इंतजामात नहीं थे, तो गलती किसकी थी। और अब इसको लेकर के बीजेपी जो मौजूदा समय में सरकार के विपक्ष में है, वो भी सवाल उठा रही है कि रेवंत सरकार से कि भाई गलती किसकी है, स्टार की गलती है, एडमिन की गलती है, प्रशासन की गलती है, किसकी गलती है, आप किसको कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक पूरा मामला पता नहीं है मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, तो वो बयान से बचते भी इस पूरे मामले में। बिल्कुल। लेकिन इस बीच देखिए बड़ी बात यह है कि कार्रवाई तुरंत हो गई है और उन पर मामला दर्ज हो गया, उन्हें जेल भी भेज दिया गया। जमानत भले मिली लेकिन रात तो जेल में बितानी पड़ी। जेल में बितानी पड़ी है रात। और अब अल्लू अर्जुन के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि भाई किस वजह से, जब जमानत मिल गई तो किस वजह से जेल में रात बितानी पड़ी है। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। 10 दिनों में शुरू हो जाएगा महिला सम्मान योजना में पंजीकरण। फिलहाल अल्लू अर्जुन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जेल से बाहर आ गए हैं, मीडिया से मुखातिब हैं अल्लू अर्जुन। For all your love and support, thank you each and everybody from all the industries, all the states and all the Indians across the world. Thank you so much for your love and support. I'm very, very, very humbled and I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you, I'm safe, nothing to worry, I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law and I will cooperate with them and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident, that is totally unintentional. We went to watch a movie and, due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person. And we're always very sorry for whatever's genuinely happened. And it's purely out of my personal control. And I've been doing that for the last 20 years. Last 20 years I've been going to watch my films and I've been to that place not just only for my film, for my uncle's films. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate. And I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way I will be there for the family to support them. And once again, I like to thank each and every one of you from all over. बहुत शुक्रिया सबके लिए अंदर के प्रति ఒక్కర్ की చూసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థాంక్యూ అండి. अल्लू अर्जुन को आप सुन रहे थे, सबका शुक्रिया अदा किया, परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की, कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिल्म देखने गए थे और इस तरह का हादसा हो गया। बिल्कुल।
मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और 20 साल से लगातार फिल्म्स देखने जा रहा हूं, लेकिन ये पहली बार इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है वो हुई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। 10 दिनों में शुरू होगा महिला सम्मान योजना में पंजीकरण। सीएम आतिशी ने इस बाबत जानकारी दी है। कहा है कि योजना का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और देखिए इनकम का दायरा हटाए और ज़्यादा पैसा मिलेगा। अमर उजाला में नवभारत टाइम्स में खबर को इंपॉर्टेंस है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए पात्र महिलाओं का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अगले 10 दिन में शुरू हो जाएगा। मौजूदा और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, सांसद, विधायक, पार्षद, आयकर दाता समेत विशेष पेंशन लाभार्थियों को छोड़कर दिल्ली की हर महिला वोटर योजना की पात्र होगी। मुख्यमंत्री आतिशी के मुताबिक कैबिनेट से पास होने के बाद इस योजना का नोटिफिकेशन भी हो गया है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर इसको लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को नोटिफाई भी कर लिया गया है। अब पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में ये पूरा कर लिया जाएगा। आतिशी ने बताया कि योजना में 18 साल से ज्यादा की उम्र की हर महिला मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की हकदार होगी। इसके लिए उनके पास 12 दिसंबर से पहले दिल्ली का मतदाता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा योजना में दूसरी बंदिशें भी होंगी। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले रेवड़ियां बांटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है सभी की तरफ से। अब चूंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो उन्होंने महिलाओं के लिए बड़ी योजना की शुरुआत कर दी है। पंजीकरण 10 दिन में शुरू हो जाएगा और बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि देखिए मैं जादूगर हूं और अकाउंट्स मैनेज करना मुझे बखूबी आता है और इसी कड़ी में महिलाओं के लिए ये बड़ी योजना दिल्ली की महिलाओं को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी किस तरह से उनके भले के लिए सोच रही है। इस योजना का ऐलान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है। जल्द विधानसभा चुनाव होने, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो देखिए सबने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। पोस्टर्स लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी योजनाएं जो है वो लागू कर रही है। चूंकि दिल्ली में मौजूदा वक्त में सरकार है आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और ये बताया जा सके कि कौन सी पार्टी जो है जनता के हित में सोच रही है। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये बता रही है कि देखिए इतने दिनों में कितना विकास दिल्ली में हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं जो है बेहतर हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। ऐसे में अगर एक बार फिर से लोगों के बीच आएंगे तो लोगों के हित में काम करेंगे। बीजेपी लगातार बदलाव की बात कर रही है और बीजेपी लगातार बदलाव की बात कर रही है। देखना होगा पूजा की एंटी इनकम्बेंसी काम करती है या फिर ये जो योजना है आम आदमी पार्टी लागू करने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखिए आम आदमी पार्टी ने इस दौरान एक बहुत अच्छी बात बोली है। वो कह रहे हैं कि इसको एक तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि महिलाओं को पहले 1000 रुपये वो देने वाले हैं और चुनाव के बाद ये राशि 2100 रुपये कर दी जाएगी। बिल्कुल, तो राशि 2100 रुपये कर दी जाएगी। अब देखना होगा कि लोगों को कितना फ़ायदा इसमें अपना नज़र आता है और किस पर विश्वास जो है वो जताया जाता है। एंटी इनकम्बेंसी किस तरह से काम करेगी या फिर नहीं करेगी, ये भी देखना जो है दिलचस्प होगा। बिल्कुल, चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। जस्टिस यादव के खिलाफ महा अभियोग का नोटिस जारी हुआ है। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और संविधान के अनुच्छेद 218 के तहत प्रस्ताव के लिए नोटिस पेश किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को न्यायमूर्ति यादव के कथित विवादास्पद बयानों पर समाचार रिपोर्टों का संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जानकारी भी मांगी है। देखिए ये खबर मैं आपको दिखा रही हूँ न्यूज़पेपर में और ये खबर मोनिका भी दिखाएंगी आपको, क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इस खबर को तरजीह अपने अपने ढंग से दी गई है। विपक्षी दलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव के विवादास्पद बयान के लिए
उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग के लिए राज्यसभा में दिए गए नोटिस पर 55 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। सांसदों ने राज्यसभा महासचिव से मुलाकात करी और महाभियोग का ये नोटिस सौंपा है, यानी कि सुपुर्द किया है। बिल्कुल, देखिए नोटिस में जस्टिस यादव पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। बताते चले कि जस्टिस यादव ने अपने व्याख्यान में कहा कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। जस्टिस यादव के खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का नोटिस ऐसे समय में दिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयानों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट से रिपोर्ट देने के लिए कहा है। विपक्ष ने नोटिस में कहा है कि जस्टिस यादव का कार्य संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन है, जो सद्भावना को बढ़ाने और व्यक्तियों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का आदेश देता है। अब जाहिर है आप जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और उसके बाद इस तरह की टिप्पणियां तो एक्सपेक्टेड नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और उस खबर का जिक्र कर लेते हैं जिसका आप सभी से तारुफ है। दिल्ली में 30 से ज्यादा स्कूलों को फिर से मिली है बम से उड़ाने की धमकी। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस है, दैनिक जागरण में भी छापा गया है, नवभारत टाइम्स में भी है। दिल्ली के 30 स्कूलों और मुंबई में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर गुरुवार दोपहर को रूसी भाषा में धमकी भरा मेल आया। इससे पहले 16 नवंबर को आरबीआई के कस्टमर केयर को धमकी दी गई थी। उसके बाद पुलिस अलर्ट पर है। मुंबई पुलिस जोन के डीसीपी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए 30 स्कूलों को धमकी, ईमेल से लिखा गया मांग पर जवाब दे नहीं तो फटेगा बम। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार इस खबर के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। करीबन 30 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल फिर मिले हैं। गुरुवार देर रात भेजे गए ईमेल में शुक्रवार और शनिवार को विस्फोट करने की धमकी दी गई। ईमेल में लिखा बम बिल्डिंग नष्ट करने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए पावरफुल है। हमारी मांग के लिए रिप्लाई जरूर करें वरना विस्फोट कर दिया जाएगा। पुलिस का दावा है कि सभी ईमेल विदेश से भेजे जा रहे हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड, बम डिटेक्शन टीम, डॉग स्क्वाड ने जांच की है, कहीं भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली में 30 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन, सरकारी अस्पतालों और दफ्तरों में कुल 103 बिल्डिंग्स उड़ाने का ये ईमेल आया था। अगले दिन 200 से ज्यादा स्कूलों में ऐसा मेल आया था। बिल्कुल, और पूछा ये भी जानकारी मिल रही है कि आज भी कुछ स्कूल्स को धमकी भरा मेल आया है। तो बहरहाल गहनता से जांच का ये विषय और इसे लेकर जांच की जा रही है। साइबर टीम लगातार लगी हुई है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कौन वो शरारती तत्व हैं जो लोगों के बीच दहशत फैलाना चाहते हैं। बहरहाल आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।